जय हिंद दोस्तों। लास्ट के लेक्चर में हमने अपने यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के तहत बुद्धिज़्म पर आए हुए टॉपिक को किया हुआ था। इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन बुद्धिज़्म से यूपीएससी में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को एक साथ कंपाइल करके कवर कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपने लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो आपको पहले लास्ट के लेक्चर को कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बेसिक में बात की और ब्रीफ टाइमलाइन अगर आपको पता होगा अच्छे से चीज़ों के विषय में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे भी आपसे हो जाएंगे। और इसके अलावा एक और 6 क्लास की एनसीईआरटी के टाइम पे भी मैंने कवर किया हुआ है बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म वाले टॉपिक को, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए, तभी आपकी सारी चीज़ें यहाँ क्लैरिटी से समझ में आएंगी। नाउ देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बात करूँ यूपीएससी एस्पिरेंट्स को गौतम बुद्ध से क्या सीखना चाहिए, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है वो मिडिल पाथ की है। आपने सुना होगा मध्यम मार्ग के विषय में, जो मिडिल पाथ जो कॉन्सेप्ट दिया गया गौतम बुद्धा के द्वारा हज़ारों साल पहले, लगभग 2500 साल पहले, वो आज भी इतना ही सार्थक है जितना ये हज़ारों साल पहले था। दो एक्सट्रीम सिचुएशन के बीच का जो पाथ होता है वो मिडिल पाथ कहलाता है, जो कि तथागत यानी स्वयं गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया है। अ पाथ विच ओपन्स द आईज ऑफ बिस्ट्रो अंडरस्टैंडिंग विच लीड्स टू पीस ऑफ माइंड टू द हायर विजडम। और यहाँ पे बात की जा रही है फुल एनलाइटनमेंट एंड टू निर्वाणा के विषय में। दोस्तों, इसके अतिरिक्त हमने 8 फोल्ड पाथ के विषय में भी देखा था, जो कि अष्टांगिक मार्ग है। और मोरल डिसिप्लिन भी हमने समझा है कि राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड। यहाँ पे आप 8 फोल्ड पाथ को देख सकते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग के विषय में बात की गई थी, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। ये है 8 फोल्ड पाथ यानी अष्टांगिक मार्ग। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा डिवीज़न जो देखने को मिलता है बुद्धिज़्म में, उसके विषय में। दोस्तों, गौतम बुद्ध की डेथ के बाद बहुत सारे डिफरिंग ओपिनियन एरोज होते हैं कि किस तरह से बुद्धिज़्म की टीचिंग और प्रैक्टिसेस चलेंगी। तो यहाँ पे डिवीज़न देखने को मिलता है और मेनली 3 तरह की बुद्धिस्ट ट्रेडिशन फॉर्म होती हैं। नाम है थेरावाद, महायान और टिबेटन। तो यहाँ पे अगर आप देखें थेरावाद के विषय में, तो ये एल्डर स्कूल माना जाता है बुद्धिज़्म का, और यहाँ पे ओल्डेस्ट ट्रेडिशन फॉलो की जाती हैं। जैसे निर्वाण अटेंड करने के लिए मोंक, नन और मेडिटेट, इन चीज़ों पर बात की जाती हैं। फाइंड वन पार्ट टू एनलाइटनमेंट वेरी मच इंडिविजुअल रीजन। लेकिन अगर आप महायान के विषय में देखें तो यहाँ पे आप मेनली कह सकते हैं टीचर्स पीपल कैन हेल्प ईच अदर टू फाइंड एनलाइटनमेंट, यानी बेसिकली यहाँ पे बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। बोधिसत्वा कौन है और किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, इसे भी हम लोग समझेंगे। दोस्तों, बोधिसत्वा ऐसे एनलाइटेंड बीइंग होते हैं हु हैव रिनाउंस देयर ओन सेल्वेशन, जो अपने ओन सेल्वेशन को, अपने ओन आप कह लें मोक्ष को डिले कर रहे हैं, एंड पुट ऑफ एंटरिंग पैराडाइज इन ऑर्डर टू हेल्प अदर एटेन एनलाइटनमेंट, यानी बाकी लोगों के एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए अपने खुद के सेल्वेशन को डिले कर रहे हैं। दे डिवोट ऑल देयर पावर एंड एनर्जी टू सेव सफरिंग बींग्स इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में जो सफरिंग है उनको ख़त्म करने के लिए, और अपने आप कह लें कि अपने पावर को डिवोट करते हैं। एज डाइटीज ऑफ कंपेशन, बोधिसत्वा आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड विद प्रीशियस ज्वेलरी, एलिगेंट गारमेंट्स एंड ग्रेसफुल पोस्चर के साथ डिपिक्ट किया जाता है बोधिसत्वाज को। दोस्तों, आपको मेजर डिफरेंस समझना पड़ेगा हीनयान और महायान के विषय में। जिसे हीनयान, जिसे हमने अभी बात की, जिस पर जो कि थेरावाद के नाम से भी कही जाती हैं, क्योंकि ये ओल्डर स्कूल है यानी लेसर पाथ। और महायान, नाम से आप समझ सकते हैं हीन और महा के बीच क्या डिफरेंस है। तो हीनयान जो है वो लेसर पाथ होती है और महायान ग्रेटर पाथ कहलाती हैं। और यहाँ पे देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स कहा जा रहा है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन है और महायान स्कूल न्यू निकल करके आई। और मेनली आप कह सकते हैं कि महायान का जो कॉन्सेप्ट है ये कनिष्का के द्वारा निकल के आया 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में। आपको पता होगा बुद्धिस्ट परिषद होती थी जिनमें 4 बुद्धिस्ट काउंसिल देखने को मिलती हैं, तो इसमें से 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में ये वाला बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट, या आप कह लें महायान का जो कॉन्सेप्ट है, जो महायान सेक्ट है बुद्धिज्म के अंदर, वो निकल करके आया और वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ। और इसके अलावा 1-2 बातें आप और ध्यान में रख लीजिए महायान और हीनयान के विषय में। देखिए, हीनयान को ऑर्थोडॉक्स स्कूल माना जाता है एंड बी ट्रूअर टू गौतम बुद्धास टीचिंग देन महायान। महायान के मुकाबले ज़्यादा ट्रूअर, गौतम बुद्ध की टीचिंग से ज़्यादा एसोसिएटेड है। जबकि बात करें अगर हम लोग यहाँ पे थेरावाद के विषय में हमने बात की, और अगर आप यहाँ पे देखें महायान के विषय में, तो महायान के विषय में कहा जाता है कि इट इज़ द हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, और ये काफ़ी बाद में ओरिजिनेट हुई। आप कह सकते हैं 1st सेंचुरी AD के टाइम
टाइम पीरियड पे, लगभग 500-600 सालों के बाद। क्यों? क्योंकि कनिष्का के टाइम पे ये ओरिजिनेट हुई, हम लोग देखेंगे भी, और किस तरह से बाद में इसे हर्षवर्धन और बाकी राजाओं के द्वारा पॉपुलराइज किया गया। बात करें अगर इसके दो प्रमुख स्कूल की, तो माध्यमिका और योगचार। माध्यमिका स्कूल के विषय में भी अभी हम लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किनके द्वारा प्रोपाउंड किया गया, ये सवाल पूछा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आप ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस देख सकते हैं, क्योंकि संस्कृत और आइडल वर्शिप भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। संस्कृत भाषाओं को यहाँ पे ज़्यादा प्रमोट किया गया, जो स्क्रिप्चर है वो संस्कृत में देखने को मिलते हैं। लेकिन चूंकि ये ओल्डर स्कूल है, गौतम बुद्ध के टीचिंग से ज़्यादा एसोसिएटेड है, इसलिए यहाँ पे पाली भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है स्क्रिप्चर में, जो कि स्वयं गौतम बुद्ध की भाषा थी। और जैसा कि अभी मैंने बात की कि अभी अगर आप बात करें हीनयान यानी थेरावाद स्कूल के विषय में, तो ट्रीट्स बुद्धा एज नथिंग मोर देन अ ह्यूमन बींग, यानी गौतम बुद्ध को स्वयं ह्यूमन बींग माना जाता है और एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में, स्पिरिचुअल लीडर के रूप में देखा जाता है। आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं किया जाता। एंड ट्राइज टू अटेन इंडिविजुअल सेल्वेशन, यानी यहाँ पे इंडिविजुअल सेल्वेशन की बात की जाती है, किन माध्यमों से? सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करके। लेकिन जब आप बात करें यहाँ पे महायान फिलोसॉफी की, तो महायान फिलोसॉफी में गौतम बुद्ध को एज ए गॉड ट्रीट किया जाता है और आइडल वर्शिप देखने को मिलती है। और इसके अलावा बोधिसत्वा का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी सिर्फ महायान में आपको देखने को मिलेगा, जिस पर हमने बात की कि बोधिसत्वा वो सेंटिएंट बीइंग होते हैं जो स्वयं के सेल्वेशन को क्या करते हैं बताइए? डिले करते हैं, ताकि बाकी लोगों की सफरिंग्स को खत्म किया जा सके। और ये ग्रेटर व्हीकल है, इस पर हमने बात कर ली। और अल्टीमेट एम महायान का क्या है? स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। तो इसे याद रखना काफ़ी सरल है, आप समझ भी गए होंगे कि किस तरह से आप महायान जो कि बाद में ओरिजिनेट हुई, इनमें संस्कृत भाषा देखने को मिलती है। यहाँ पे बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, स्क्रिप्चर संस्कृत में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आइडल वर्शिप देखने को मिलती है। ये हम लोग बात करेंगे किसकी? महायान की। और इसी के विपरीत हीनयान में देखने को मिलेगा। दोस्तों ये सवाल यूपीएससी सीएपीएफ 2013 में पूछा गया। मैं आपको सवाल को पहले समझा देता हूँ। द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन महायान एंड हीनयान फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म ले इन दैट, यानी जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी जो प्रमुख अंतर है महायान और हीनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के बीच, वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। महायान एलोड फॉर ट्रांसफेरेंस ऑफ मेरिट, इन हीनयान वन वुड हेल्प अदर बाय एग्जाम्पल एंड एडवाइस, यानी महायान के विषय में कहा जा रहा है कि महायान एलो करती है मेरिट के ट्रांसफेरेंस को, और जबकि हीनयान के विषय में कहा जाता है कि इट वुड हेल्प अदर बाय एग्जाम्पल एंड एडवाइस, यानी एग्जाम्पल और एडवाइस दे करके एक दूसरे की हेल्प की जाएगी। महायान के विषय में कहा जा रहा है महायान बिलीव्ड इन द बोधिसत्वास वाइल हीनयान डिड नॉट। और तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है हीनयान प्रमोटेड द आइडियाज ऑफ सफरिंग सेवर। और चौथे में कहा जा रहा है कि महायान ने प्रोपाउंड किया है किस आइडिया को? अरहंत के आइडिया को। ये आपको वर्ड को ध्यान रखना, अरहंत का मतलब वर्दी होता है, ओके, योग्य होता है। और जैनिज्म के विषय में भी हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज पर बात की, और अलग से लास्ट में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोग देखेंगे, जैसे चैत्य हो गए, विहार हो गए, और भी बहुत सारे जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप करिए, बताइए हीनयान और महायान के बीच क्या अंतर है? हमने देखा सबसे प्रमुख अंतर यहाँ पे जो है वो ये है कि महायान जो फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है वो बोधिसत्वा पर बिलीव नहीं करती, बल्कि इंडिविजुअल सेल्वेशन की बात करती है। लेकिन हमने देखा महायान के अंदर, सॉरी हीनयान की अभी मैंने बात की, हीनयान जो है वो डिड नॉट बिलीव इन बोधिसत्वाज। ओके, हीनयान जो ओल्डर स्कूल है, यहाँ पे इंडिविजुअल सेल्वेशन की बात की जाती है। और काफ़ी बाद में 400-500 सालों के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है महायान बुद्धिज्म, महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, जो कि बिलीव करती है बोधिसत्वा में। ओके, और बोधिसत्वा का अर्थ क्या होते हैं? वैसे सेंटिएंट बीइंग जो कि अपने सेल्वेशन को डिले करेंगे बाकी लोगों की भलाई के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, बहुत ईजी आप कह लें कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छे से समझ है तो काफ़ी आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को कर लेंगे। और बाकी के ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक देखने को नहीं मिलता कि महायान में मेरिट की बात की जाएगी और हीनयान में ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। ये बातें कॉमन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। दोस्तों ये सवाल सिविल सर्विसेज 2016 में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन, पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है जो कॉन्सेप्ट है बोधिसत्वा का वो हीनयान सेक्ट से संबंधित है, हीनयान सेक्ट के सेंटर में है। दूसरे में कहा जा रहा है बोधिसत्वा एक कंपेशनेट वन होते हैं जो कि अपने एनलाइटनमेंट के रास्ते में है, ऑन हीज वे टू एनलाइटनमेंट। तीसरे में कहा जा रहा है बोधिसत्वा डिले करते हैं अपने ओन सेल्वेशन को ताकि बाकी सेंटिएंट बींग्स की मदद की जा सके। तो हमने यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखा हुआ है कि बोधिसत्वा का जो कॉन्सेप्ट है ये हीनयान में नहीं बल्कि महायान में देखने को मिलता है। हीनयान तो ओल्डर स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है और महायान बाद में ओरिजिनेट होती है।
ओके, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है किसका बताइए, बोधिसत्व का। और बोधिसत्व पर हमने बार बार चर्चा की है, आप देख भी सकते हैं कितनी ज़्यादा बार यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो महायान कॉन्सेप्ट अगर बात आ गई है तो मैं आपको एक दो बातें और रिकैप करवा दूँ। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे स्क्रिप्चर जो है वो संस्कृत में देखने को मिलेंगे। ओके, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आइडल वर्शिप देखने को मिलेगी। तीसरा, गौतम बुद्ध को एज अ गॉड वर्शिप की जाएगी। ठीक है, ये सब कुछ बातें हैं। तो फर्स्ट तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है, आप समझ सकते हैं, काफ़ी सरल है, क्योंकि यहाँ पे बात कर दी गई है हीनयान की, जबकि यहाँ पे महायान होगा। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, हमने स्पष्ट रूप से समझा है। और तीसरा भी बिल्कुल सही है, बोधिसत्व अपने ओन सेल्वेशन को डिले करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सिविल सर्विसेज 2016 का क्वेश्चन है, और 1 को एलिमिनेट करेंगे अपने आंसर से और बाकी के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, ये प्रश्न सिविल सर्विसेज 2020 में पूछा गया है और इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगेन रिलीजियस हिस्ट्री के संदर्भ में स्टेटमेंट्स आपको दिए गए और उसके बेसिस पे आंसर करना है। तो 2016 वाले पैटर्न को ही अपनाया गया है इस सवाल में भी। ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट्स पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, पहले में कहा जा रहा है स्थविरवादी बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म। तो देखिए, स्थविरवादी के विषय में हमसे पहले में पूछा जा रहा है। दूसरे में कहा जा रहा है लोकोत्तरवादी सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, यानी महासंघिका के विषय में कहा जा रहा है महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म का एक ऑफशूट है। तीसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है द डीइफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका फोस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म। तो अगर आपको याद हो तो अभी तो हमने बात की इस पर कि महायान बुद्धिज्म के पीछे गौतम बुद्ध को एज ए आप कह लें कि देवता रूपी देना, यानी गॉड के रूप में वर्शिप करना, यहाँ पे देखने को मिलता है महायान बुद्धिज्म के द्वारा, और ये महासंघिका के द्वारा फॉस्टर किया जाता है। तो थर्ड तो बिल्कुल सही है। और अगर आप सेकंड देखें तो लोकोत्तरवादी सेक्ट एक ऑफशूट है महासंघिका सेक्ट का बुद्धिज्म में, ये भी बिल्कुल सही है। और फर्स्ट वाला लेकिन यहाँ पे गलत है, ये आप स्थविरवादी या फिर सर्वस्त्रवादी, ये दोनों ही टर्म्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, और ये ओल्डेस्ट सेक्ट है बुद्धिज्म का। तो ये सेक्ट्स पर सवाल आया है और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सेक्ट्स के पर यूपीएससी में बहुत डिटेल में सवाल आते हैं। तो आइए फिर इसे समझ लेते हैं। दोस्तों, बुद्धिज्म के सेक्ट्स की बात की जाए तो हमने मेजर पर बात की हीनयान और महायान के विषय में, और डिफरेंसेस पर भी बात की कि हीनयान के जो स्क्रिप्चर है वो पाली भाषा में है, यहाँ पे इंडिविजुअल सेल्वेशन की बात की जाती है, जबकि महायान के ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में है। और यहाँ पे बोधिसत्व की बात की जाती है कि बोधिसत्व ऐसे सेंटिएंट बीइंग होंगे जो कि दूसरे लोगों की भलाई के लिए अपने सेल्वेशन को डिले करेंगे। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो सब सेक्ट्स के अंदर, तो हीनयान के अंदर आपको सौतांत्रिक और सर्वस्त्रवादी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सौतांत्रिक और सर्वस्त्रवादी किसके अंतर्गत है, तो हीनयान के अंतर्गत। और महायान के अगर आप अंतर्गत देखें तो माध्यमिका सूत्र, जिसके प्रोपाउंडर नागार्जुन है, अभी हम लोग देखेंगे, और योगचार, ये दो आपके महायान के अंतर्गत है। एक बात आप और ध्यान रखिए, शून्यवाद की फिलोसॉफी को माध्यमिका कहा जाता है और विज्ञानवाद की फिलोसॉफी को योगचार। और इसके अतिरिक्त हमने बात तो की ही है वज्रयान के ऊपर, और भी डिटेल से अभी समझ लेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि सौतांत्रिक और सर्वस्त्रवादी ये दो काफ़ी प्राचीन ओल्डर स्कूल हैं हीनयान सेक्ट के अंतर्गत, क्योंकि हीनयान काफ़ी ओल्डर है महायान के मुकाबले, ये मैंने आपको बताया है। महायान का ओरिजिन 1st सेंचुरी एडी में, आप अगर राजा के द्वारा देखें तो पॉपुलराइज करने का श्रेय दिया जाता है कनिष्क को, जो कि कुषाण वंश का राजा था। तो स्थविरवादी या फिर सर्वस्त्रवादी जो कहा जा रहा है ये यहाँ पे गलत है, महायान नहीं बल्कि हीनयान बुद्धिज्म का पार्ट है। फर्स्ट गलत है और सेकंड बिल्कुल सही, हमने देखा लोकोत्तरवादी सेक्ट जो है ये महायान बुद्धिज्म का पार्ट है, या महायान बुद्धिज्म या महासंघिका सेक्ट आप कह लें, बात सेम है। तो यहाँ पे बहुत बार वर्ड को भी चेंज कर दिया जाता है यूपीएससी के द्वारा, ताकि स्टेटमेंट को और टफ किया जा सके। तो बहुत कम लोग इसे कर पाएंगे डेफिनेटली। तो ये चीज़ हमें बताएगा यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको याद हो तो 2016 वाले सवाल में भी सेक्ट पर सवाल आया, तो आपको डिटेल में इन चीज़ों को तैयार पहले से कर लेना चाहिए। जो चीज़ें बुक्स के अंदर नहीं है, मैंने आपको बहुत बार कहा है, फिर से कहूँगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कौन सी बुक फॉलो की है कौन सी नहीं, बट यूपीएससी का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, अगर इसे आप फुलफिल कर पा रहे हो तो वो सबसे बड़ी बात होगी। जैसे अभी ये जो सेक्ट्स वाली चीज़ें हैं ये मैंने कंपाइल करके लिखी है अलग अलग सोर्सेज से, क्योंकि ये किसी भी बुक में डायरेक्टली कवर्ड नहीं है, बट यूपीएससी ने इस पर सवाल किया है, तो आगे भी कल को पूछा जा सकता है कि बताइए सौतांत्रिक सेक्ट जो है वो महायान का पार्ट है, ऐसे करके स्टेटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन वो तो गलत होगा, क्योंकि हमें अभी याद है कि सौतांत्रिक और सर्वस्त्रवादी हीनयान सेक्ट का पार्ट है। तो आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फर्स्ट गलत है और बाकी दोनों सही हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी।
दोस्तों ये क्वेश्चन भी सिविल सर्विसेज में आया हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ है तो ही आप इस तरह के सवालों को कर पाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बाकी तीनों के कंटेम्पररी नहीं है। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, एक ही समय उपस्थित होने वाले लोग समकालीन लोग कहलाते हैं। तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत, ये चार हमारे ऑप्शन है। तो देखिए गौतम बुद्ध का जो टाइम पीरियड था 6th सेंचुरी BCE का, वहाँ पे अगर आप देखें तो बिंबिसार राजा थे मगध के, और दोनों आपस में मिलते भी हैं और काफ़ी आप कह लें कि कंटेम्पररी हैं। जब महाजनपद वाला टाइम पीरियड हम लोग देखेंगे तो इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे प्रसेनजीत भी कंटेम्पररी है, क्योंकि अगेन ये भी महाजनपद से ही एसोसिएटेड हैं। लेकिन बात की जाए मिलिंद की, तो मैंने इस पर बात भी की है कि एक काफ़ी फेमस पाली पुस्तक है, नाम है मिलिंद पन्हो, जो कि 1st 2nd सेंचुरी के आसपास कंपाइल की गई। ये है डायलॉग के फॉर्म में। किनके बीच की डायलॉग है आप बताइए? मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया हुआ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नागसेन, ना कि नागा अर्जुन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में नागा अर्जुन ही दे दिया जाएगा, और नागा अर्जुन भी बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के फाउंडर हैं, शून्यवाद फिलोसॉफी के, या जिसे आप माध्यमिका कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नागसेन जो कि बुद्धिस्ट मोंक है, और किनके बीच? तो बैक्टीरिया के राजा होते हैं, इंडो ग्रीक राजा, जो कि आज के डेट में सियालकोट में है। तो उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है मिएंडर। लेकिन जैसा कि आपको पता है यहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, तो नाम दे दिया जाता है मिलिंद। ओके, और यहाँ से नाम पड़ता है मिलिंद पन्हो। ध्यान रखेंगे, आई होप आप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, मिलिंद पन्हो वाली पुस्तक सिविल सर्विसेज में भी बहुत बार पूछी गई है। तो यहाँ पे जो मिलिंद है, जो कि मिलिंद एक राजा है, इंडो ग्रीक राजा, और हम लोग देखेंगे भी जब ये अटैक करते तो इंडो ग्रीक रूलर्स किस तरह से अफगानिस्तान और बाकी रीजन्स आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तो किस तरह से अपना किंगडम इस्टेब्लिश करते हैं। उन चीज़ों पर जब हम लोग बात करेंगे तो ये सारी बातें हम लोग दोबारा करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। नॉट पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर मिलिंद है। दोस्तों ये सवाल सिविल सर्विसेज 2014 में पूछा गया, और सेम क्वेश्चन वर्बेटिम उठा करके अगेन सिविल सर्विसेज 2015 में पूछ लिया गया। तो क्या था इस सवाल में, ऐसा देख लेते हैं कि लगातार 2 साल पूछा गया, और ये आई थिंक सिविल सर्विसेज के इतिहास में पहली बार होगा जब सेम सवाल को लगातार 2 साल पूछ लिया गया हो, और वर्डिंग भी चेंज नहीं की गई। बहुत बार वर्डिंग भी चेंज करके पूछी जाती हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन कौन से किंगडम यहाँ पे हैं। और हमारे पास स्टेटमेंट थे, पहले में अवंती, दूसरे में गांधार, तीसरे में कौशल और चौथे में मगध। तो अगर आपको याद हो तो गौतम बुद्ध कौशल डायनेस्टी से जुड़े हुए थे और कौशल संघ से जुड़े हुए थे, जबकि वज्जी संघ से महावीर स्वामी जुड़े हुए थे। तो ये थर्ड तो आप इंक्लूड करेंगे, और मगध तो ऑब्वियसली इंक्लूड करेंगे क्योंकि मगध के राजा बिंबिसार के साथ काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे गौतम बुद्ध के। तो यहाँ पे 3rd और 4 हमारे आंसर में आएगा। लेकिन अगर आप 3rd और 4 को इंक्लूड भी करते हैं तो 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। पहला स्टेटमेंट जो अवंती है, ये एसोसिएटेड था या नहीं, तो इसे समझने के लिए तो बाकी के जो 2 लोकेशन हैं मगध के अलावा, मगध और कौशल के अलावा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अवंती के विषय में कहा गया है, और यहाँ पे गांधार है। तो अगर आप देखें तो गौतम बुद्ध का लाइफ इन जगहों से एसोसिएटेड था, गांधार और अवंती के किंगडम से एसोसिएटेड नहीं था। क्योंकि आप रीज़न भी समझ सकते हैं, जो क्षेत्र है ये समझ सकते हैं, नेपाल, यूपी, इन रीजन में। क्योंकि अगर आप देखें तो पहला उपदेश सारनाथ में, और बाकी जगहों में जीवन के अंतिम दिन कुशीनगर में, और ये सब जो जगहें हैं ये एसोसिएटेड हैं गौतम बुद्ध से, ना कि गांधार और अवंती। और यही ऑफिशियल आंसर में भी 3 और 4 ओनली दिया गया है। क्योंकि अगर आपको महाजनपद वाली मैप अच्छे से पता है तो ही आप इस तरह से क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज इन क्वेश्चन को स्किप ही करना पड़ेगा। क्योंकि गांधार अगर आप देखें तो पाकिस्तान और बाकी, मतलब आज की डेट में अगर आप देखें तो काफ़ी वेस्ट में है, और इसी तरह से अवंती अगर आप देखें तो काफ़ी साउथ में बाकी किंगडम्स, बाकी महाजनपद के मुकाबले। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 3 और 4 ओनली। और ये सवाल 2 बार लगातार पूछ दिया गया। बहुत लोग कंफ्यूज थे कि अवंती और गांधार अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आप अगर मैप से समझेंगे तो ही आप इस तरह के बातों को समझ पाएंगे, अदरवाइज किसी भी बुक में ये बातें डायरेक्टली लिखना मुश्किल है कि गौतम बुद्ध के लाइफ से एसोसिएटेड किंगडम कौन कौन से थे, इस तरह के सवालों को। तो यहाँ से आपको लर्निंग लेनी है कि मैं भी इन फ्यूचर इस तरह के पैटर्न पर सवाल रिपीट करें। हालांकि ये तो खुद ही 2 बार रिपीट कर लिया गया है, तो चांसेस कम है रिपीट होने के। लगातार कंजिक्यूटिव ईयर में ये रिपीट किया गया है।
दोस्तों इस सवाल को देखिए, सिविल सर्विसेज 2018 में पूछा गया है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है, जो कि अभी तक अवतरित नहीं हुए। ही इज येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड, इस दुनिया को बचाने के लिए आने वाले हैं, जो कि फ्यूचर बुद्धा हैं। ऑप्शन है हमारे पास अवलोकेतेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय या फिर पद्मपाणि। तो इस सवाल में मैं आपको बता दूं कि ये सिविल सर्विसेज 2018 में पूछा गया, लेकिन ये सेम सवाल काफ़ी सालों पहले एसएससी में पूछा गया था। तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और यही चीज़ आपको सिखाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि कौन कौन सी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप मैत्रेय बुद्धा को देख सकते हैं और मैत्रेय बुद्धा के विषय में आप पढ़ भी सकते हैं। तो मैत्रेय बुद्धा को फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है, हु इज येट टू बी कम ऑन अर्थ। इट इज़ नॉट दैट आई हैव नॉट सॉन माई सेल्फ, यू एंड आई हैव नेवर बीन सेपरेट, बट योर own negative actions and obscurations were too intense for you to be able to see me। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है? फ्यूचर बुद्धा किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, मैत्रेय को। ओके, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए गौतम बुद्ध से एसोसिएटेड मुद्राएं भी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, और उसे आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है और मैंने ये सारी चीज़ें भी उस टाइम पे कवर की हुई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। काफ़ी सारे सवाल और भी पूछे गए हैं, उन सारे सवालों को नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। काफ़ी सारे सवाल हैं बुद्धिज़्म के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उम्मीद है आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। काफ़ी चीज़ें कंपाइल करनी पड़ती हैं, तो उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू सो मच।